कैसे रह सकते हैं बाजार की चाल, उस पर एक बात करते हैं। किन ट्रिगर्स पर बाजार की नज़र रहेगी, ये बताने के लिए जुड़ी हुई है मेरी सहयोगी मिताली। मिताली, बताइए कैसे रह सकते हैं आप नेक्स्ट वीक बाजार कैसे रह सकते हैं? ऑटो एक्सपो जो है वो आम जनता के लिए रविवार 19 जनवरी को खुलेगा। उसके बाद 20 जनवरी को जो है वो यूएसए में हॉलीडे है। यहाँ पे मार्टिन किंग लूथर जूनियर का बर्थडे है। उसके तहत 20 जनवरी को यूएस मार्केट्स बंद रहेंगे और इवनिंग में जो है डोनाल्ड ट्रंप वो है राष्ट्रपति पद की शपथ लेते नजर आएंगे। अगले हफ्ते हमारे रिजल्ट्स की बात करें तो विप्रो, टेक महिंद्रा के नतीजों पर का असर देखने को मिलेगा मंडे को। साथ ही कोटक और आरबीएल बैंक के भी इस वीकेंड में रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो उसका भी असर हमें मंडे को देखने को मिलेगा। अब रिजल्ट कैलेंडर की बात करें तो 20 जनवरी को आईसीआईसीआई सिक्योरिटी और एल&टी फाइनेंस के नतीजे आएंगे। 21 जनवरी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, आदित्य बिरला रियल एस्टेट। 22 जनवरी को बीपीसीएल, एचडीएफसी बैंक और एचयूएल के नतीजे नजर आएंगे। वही 23 जनवरी को अडानी एनर्जी, सायंट, डॉक्टर रेड्डी के नतीजे देखने को मिलेंगे। 24 जनवरी मैनकाइंड फार्मा, गोदरेज कंज्यूमर और जेएसडब्ल्यू स्टील। वही 25 जनवरी को आईसीआईसीआई बैंक, जेके सीमेंट और येस बैंक पे नजर रहेगी। चलिए, तो ये कुछ रिजल्ट कैलेंडर और कुछ और इवेंट कैलेंडर अगले हफ्ते के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में बातचीत करने के लिए दीपक शेनॉय जुड़े हैं, जो कैपिटल माइंड .in के फाउंडर और सीईओ हैं। और दीपक को एक ऑलराउंडर की तरह भी जानते हैं हम। वैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ पर दीपक काफ़ी फोकस करते हैं, लेकिन इनसे समझते हैं कि इस करेक्शन के दौर में कहाँ फोकस करना चाहिए। दीपक, गुड आफ्टरनून। बहुत वीकनेस है मार्केट में इस समय। अब जिन्होंने शॉर्ट करके पैसा बनाने की कला ले ली हो उनको तो ये मार्केट बहुत अच्छी रही होगी, लेकिन जो हमारी जो ऑडियंस है उसमें ज़्यादातर लोग ये नहीं कर पाते हैं। तो इस मार्केट में कैसे नेविगेट करें फिर? थैंक यू अनुज जी। आई थिंक ये मार्केट जो अभी जो गिरावट आई है, आई थिंक अबाउट 10-12% के करीब निफ्टी पे आई है, पर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में काफी ज्यादा, मतलब कुछ स्टॉक्स 30-40% करेक्ट कर गए हैं। लेकिन ये मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के लिए तो नॉर्मल ही है कि अगर स्टॉक मूव होता है तो ऊपर की तरफ 40-50%, नीचे की तरफ 30-40%, ये नॉर्मल तरीके से, मतलब उनका रेगुलर ये होता है। और ये टाइम होता है कि आपको कभी कभी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जो स्टॉक्स आपको शायद पहले खरीदने थे और आपने कहा कि बहुत एक्सपेंसिव हैं, अब शायद उनमें मतलब इतनी अच्छी खासी करेक्शन आ गई थी कि आप अभी पोजीशन बना सकते हो। पहले बहुत चर्चा थी शायद डिफेंस स्टॉक्स के बारे में, या कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स के बारे में, कुछ कंजम्पशन स्टॉक्स के बारे में। वो बहुत एक्सपेंसिव हुआ करती थी, थोड़े से लेस एक्सपेंसिव हो गए हैं। ये नहीं है कि चीप हो गई है, कुछ कंपनीज अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन उन कंपनीज, कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिसमें ग्रोथ इतना ज्यादा है कि अगर आप पहले अगर आप 60 गुना देते थे अर्निंग्स के, पी रेशियो ऑफ 60, अभी आप पी रेशियो अगर 40 दे रहे हो, देन इट मे स्टिल बी ओके, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उनकी ग्रोथ उनको उन ग्रोथ से ही अच्छे रिटर्न आ जाएंगे। तो आई थिंक वो एक आया हुआ है। लेकिन ये चीज ये है कि सिर्फ शॉर्ट वाले लोग भी पसंद नहीं करना चाहते हैं। आई थिंक हमारे जैसे लोग, जो अगर आप अभी इन्वेस्टिंग फेज में हो तो आपको करेक्शंस अच्छे लगने चाहिए, क्योंकि आप पैसा निकाल नहीं रहे हो, आप पैसा डाल रहे हो। अगर आप डाल रहे हो और प्राइसेस गिरे हैं तो आपके लिए अच्छा ही है लॉन्ग टर्म में। लेकिन आपको 5 साल 10 साल का मतलब नजरिया रखना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर आप अभी देखें कि अभी मैं डाल दूंगा, फरवरी में अच्छा हो जाएगा, आई थिंक वो सोच नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लॉन्ग टर्म सोच है तो ये मौका अच्छा है आपके लिए। और अभी डोनाल्ड ट्रंप, आई थिंक उनका इनाग्रेशन होगा, तो बहुत वॉलेटिलिटी होने वाली है आगे भी जाके। ऊपर की तरफ भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है। आपको वेलकम करना चाहिए मोस्टली, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। ओके दीपक, एक्सिस बैंक आप बाय कर रहे हैं क्या, स्पेशली आफ्टर लिसनिंग टू द मैनेजमेंट नंबर्स आने के बाद? I mean, I haven't followed the full commentary here, but उनकी जो we have 2 other banks, तो हमने उनको अभी we haven't added Axis Bank, लेकिन हमारे पास ICICI है, HDFC है थोड़ा सा। लेकिन I think there was some problem in terms of the RBI regulations की वजह से उनकी जो NPA recognition है वो एक तरह से इंक्रीज हो गई है, इसलिए कि वो ग्रोथ नहीं कर सके इन सम पार्ट्स ऑफ द पर्सनल पोर्टफोलियोज। और उनकी जो काफी अच्छी ग्रोथ पोर्टफोलियोज थी पहले, वो थोड़ी सी मतलब उनके उनमें ग्रोथ कम हो गया। जैसे उनके क्रेडिट कार्ड्स में देयर वाज अ
बिग चेंज लास्ट ईयर, तो उनके उसकी वजह से अभी उसका भी ग्रोथ कम हो गया है। लेकिन आई थिंक द अदर बैंक्स में भी बेटर। हम वेट करेंगे एक्चुअली सारे बैंक्स के रिजल्ट्स का, ताकि फिर हम एनालाइज कर सकें कि कौन से बैंक्स में वी शुड फोकस। बट बैंक्स एक्चुअली काफी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे आ गई हैं, एंड लार्ज, स्पेशली लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जहाँ पे आई थिंक लॉन्ग टर्म में पोजीशन लिया जा सकता है। एक्सिस के बारे में मेरे पास, आई मीन वी हैवंट इन्वेस्टेड येट। दीपक जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रहे हैं। आपने बहुत सारे सेक्टर्स इनफैक्ट बताया कि बहुत सारे स्टॉक्स, हालांकि नाम नहीं लिया आपने, लेकिन बताया कि काफ़ी अच्छे करेक्शन देखी गई और अच्छे वैल्यूएशन पे है जहां पे अभी एक बेट लग सकती है। कौन से स्टॉक्स अभी सर फिलहाल इस लिहाज से आपको अच्छे लग रहे हैं? अभी तो हमने सारे जो हमारे पहले वाले पोर्टफोलियो स्टॉक्स थे उसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं किया है, थोड़े से डिफेंस स्टॉक्स ऐड किए हैं। लेकिन अभी भी जैसे हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा पोजीशन LIC ही है, और LIC में जो फोर्थ क्वार्टर होता है वो सबसे अच्छा क्वार्टर होता है, इसलिए कि वो जो उनकी पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज है, जो रफली 75% ऑफ देयर पॉलिसीज आर पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज, तो उसमें उनके जो प्रॉफिट शेयर है वो सिर्फ फोर्थ क्वार्टर में वो लिया जाता है। और वो इसलिए सबसे बड़ा क्वार्टर होता है। यूजली वो 5-6-7 हज़ार करोड़ प्रॉफिट पर क्वार्टर बनाती है, पर वो जो फोर्थ क्वार्टर में है वो बल्क इसके 3 गुना ज्यादा वो प्रॉफिट यूजली बना देते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज के प्रॉफिट्स उनके शेयर होल्डर्स अकाउंट में लिया जाता है उस टाइम पे। आई थिंक उसकी वजह से इनकी प्रॉफिट्स आई थिंक थोड़ी सी बलून होंगी, वो नॉर्मल ही है। तो इसमें ये भी है कि इनके जो प्रॉफिट शेयर है, पहले 5% हुआ करता था, 7.5 और फिर 10% हो जाएगा, तो उनकी पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। तो आई थिंक उसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर अच्छा ही रहेगा। लेकिन इसमें पेशेंस चाहिए, क्योंकि आई थिंक और 2-3 साल लगेंगे बिफोर इट रियली शोज। ऐसे मेरे 2-3 और ऐसे स्टॉक्स हैं हमारे पास। रिलायंस भी है, काफी अच्छा पोजीशन, उनका रिजल्ट्स अच्छे आए थे। और अच्छे इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी पोजीशन है ऑयल टू कंज्यूमर, उसमें प्रॉफिट कोई खास ग्रोथ नहीं था, लेकिन रिटेल में 10% ग्रोथ, एंड जियो में 25% पैट ग्रोथ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ग्रोथ वाज एक्चुअली क्वाइट गुड। आई थिंक उसमें अगर ज्यादा फोकस करने लग गए और उनके जो AI और क्लाउड की जो ऑफरिंग्स हैं वो टेक ऑफ करने लग गई, तो आई थिंक वी हैव उनके वो रिप्लेस कर सकते हैं, जिस तरह से उनके ऑयल टू कंज्यूमर प्रॉफिट्स में थोड़ा सा मतलब स्टेबिलिटी आ गई है, ज्यादा ग्रोथ नहीं है। They can replace it with the more technology-oriented companies, technology-oriented offerings. ओके, दीपक जी का ये व्यू रिलायंस पे है, याद रखिएगा, ये उनकी निजी राय है, और क्योंकि चैनल पे ये चली है, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। कृपया इस राय के साथ साथ एक निजी राय ज़रूर रखें, कोई भी अगर आपको ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन दीपक, मैं एक